गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक कैपिटल बस्टिंग की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में आपको कैपिटल बस्टिंग की विधि, पे बैक पीरियड के बारे में बताया गया था और पे बैक पीरियड की गणना उस दशा में जब प्रतिवर्ष समान रोकड़ अंतर्वाह हो। आज हम लेंगे असमान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में पे बैक पीरियड की गणना। विनियोजन से प्राप्त होने वाले विभिन्न वर्षों में रोकड़ अंतर्वाहों की राशि, कैश इनफ्लोज की राशि असमान होने की दशा में अदायगी अवधि की गणना इतनी आसान नहीं है जितनी समान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में होती है। ऐसी अवस्था में अदायगी अवधि की गणना रोकड़ प्रवाहों के उस समय तक संचयीकरण की प्रक्रिया द्वारा की जाती है जब तक कि संचयी क्युमुलेटिव रोकड़ प्रवाह मूल विनियोग की लागत के बराबर न हो जाए। उदाहरण के लिए एक परियोजना में 10,000 रुपये का विनियोग करने से पहले दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः 2,000, 4,000 व 12,000 रुपये का रोकड़ अंतर्वाह होता है। इनका संचयीकरण करने पर संचयी रोकड़ अंतर्वाह दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 6,000 व 18,000 रुपये होते हैं। इसलिए अदायगी अवधि दूसरे व तीसरे वर्ष के बीच में होगी। ये मानते हुए कि एक वर्ष में रोकड़ अंतर्वाह समान रूप से वितरित हैं, तो अतिरिक्त 4,000 रुपये की वसूली दूसरे वर्ष तक 6,000 रुपये वसूल करने के बाद 4/12,000 गुणा 12 माह में पूरी होगी। एक सीमित कंपनी 1,00,000 रुपये पूंजी वाली एक परियोजना में विनियोग करने पर विचार कर रही है। राशि के पश्चात किंतु कर से पूर्व मीन्स एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलो। ये निम्नानुसार है, जिसमें ईयर है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और अमाउंट पहले वर्ष में कैश इनफ्लोज 50,000, तीसरे में 40,000, चौथे में 40,000 और पाँचवें में 20,000 रुपये। राशि मूल लागत पर 20% की दर से तथा आयकर शुद्ध आय पर 50% की दर से लिया जा सकता है। पे बैक पीरियड का उपयोग करते हुए, अदायगी अवधि विधि का उपयोग करते हुए परियोजना का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, इसमें स्टेटमेंट ऑफ नेट कैश इनफ्लोज जो आपके सामने दिया गया है सॉल्यूशन में, उसमें ईयर्स है 1, 2, 3, 4, 5। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ये है क्रम से 50, 50, 40, 40 और 20,000 रुपये। टैक्स एट द रेट 50%, तो ये 50% क्रम से हो जाएगा 25,000, 25,000, 20,000, 20,000 और 10,000। डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष क्योंकि ये मूल लागत का 20% है, तो 20,000 रुपये हर वर्ष में होगा। नेट कैश A माइनस B मीन्स प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स है, तो इसमें सबसे पहले टैक्स घटाएंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। और इस प्रकार से ये क्रम से 45,000, 45,000, 40, 40 और 30, और ये
जो हमें कैश इनफ्लो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पे बैक पीरियड के कैलकुलेशन के पर्पज़ से हमें जो कैश इनफ्लो चाहिए वो चाहिए कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब ये अमाउंट है, इसको कुमुलेटिव कैश इनफ्लोज के रूप में क्रम से 45,000, दूसरे वर्ष में 90,000, तीसरे वर्ष में 1,30,000, चौथे में 1,17,000 और पाँचवें वर्ष में 2 लाख रुपये हो जाता है। पे बैक पीरियड बराबर 2 वर्ष, क्योंकि 90,000 कहने का मतलब यह है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच में कहीं पे बैक पीरियड है, इसलिए 2 + 1 लाख माइनस 90,000 बटे 40,000, 2 + 10,000 बटे 40,000, ये 2.5 वर्ष 2 years एंड 6 months पे बैक पीरियड होगा। इसी प्रकार से ये एक अन्य उदाहरण आपके सामने है। इंडिया स्वीट्स एक मशीन क्रय करने पर विचार कर रही है। बाज़ार में 2 मशीनें ए तथा ब उपलब्ध हैं, प्रत्येक की लागत 1 लाख रुपए है। कर पश्चात किंतु राष्ट्रपुर की अपेक्षित अर्जने इस प्रकार हैं। मीन्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। कहने का मतलब यह है कि पे बैक पीरियड के लिए जो हमें यहाँ पर कैश इनफ्लो चाहिए, और पे बैक पीरियड के लिए कैश इनफ्लो का मीनिंग यहाँ पर है कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन वो चाहिए, और इसमें वही दिया हुआ है, अर्निंग हो चाहे इनकम या कैश इनफ्लो या प्रॉफिट, यहाँ पर एक ही बात है। तो यहाँ पर अर्निंग्स दिया हुआ है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज, निम्न प्रकार हैं। वर्ष दिए गए हैं 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लोज है मशीन ए का प्रथम वर्ष के लिए 25,000, दूसरे वर्ष के लिए 37,500, तीसरे वर्ष के लिए 50,000, चौथे वर्ष के लिए 25,000, पाँचवें वर्ष के लिए 12,500। मशीन बी के लिए क्रम से 12,500, दूसरे वर्ष के लिए 37,500, तीसरे के लिए 50,000, चौथे के लिए 37,500 और पाँचवें वर्ष के लिए 25,000। पे बैक पीरियड द्वारा दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ पे बैक में ईयर्स 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लोज 25 ए का 25, 37,500, 50, 25 और 12,500 क्रम से। क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो हो गया इसका 25,000, 62,500, 1,12,500, 1,37,500 और 1,50,000। इसी प्रकार से मशीन बी का क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो 12,500, 50,000, 1 लाख, 1,37,000 और 1,62,500। पे बैक पीरियड फॉर मशीन ए ये है 2 + 1 माइनस 62,500 और बटे 50,000। टू प्लस 3/4 मतलब 2 सही 3/4 ईयर्स। अदायगी अवधि के अनुसार मशीन ए को चुना जाएगा। देखिए यहाँ पर मशीन ए और बी में जिसका पे बैक पीरियड कम हो उसको चुना जाएगा। और नेक्स्ट बी में 3 वर्ष होता है, क्योंकि एग्जैक्ट 1 लाख रुपए 3 वर्ष के बाद क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो हो जाता है, उसका बी का 3 वर्ष है। इसलिए दोनों में से जिसकी कम पे बैक पीरियड होगी, अर्थात
परियोजना की मूल लागत जितना जल्दी समय में रिकवर होगी उस पूंजी परियोजना के इस मापदंड के अनुसार सबसे पहले स्वीकार किया जाएगा। अतः अदायगी अवधि विधि के अनुसार मशीन ए को चुना जाएगा। अब यहाँ पर है कि निर्णय मापदंड डिसीजन क्राइटेरिया क्या है। किसी परियोजना की अदायगी अवधि जितनी कम होगी वह परियोजना उतनी शीघ्र अपनी लागत की वापसी कर देगी। इसलिए जिस परियोजना की अदायगी अवधि उसके आर्थिक जीवन काल अथवा प्रबंध द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि जिसे कट ऑफ बिंदु कहते हैं से अधिक होती है उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। शेष परियोजनाओं में जिसकी अदायगी अवधि सबसे कम होती है उसे चुन लिया जाता है। अनेक वैकल्पिक परियोजनाओं के दशा में सभी की अदायगी अवधि की गणना करके उन्हें क्रमबद्ध कर लिया जाता है। सबसे कम अदायगी अवधि वाली परियोजना को प्रथम स्थान दिया जाता है और फिर उसी क्रम में अन्य परियोजनाओं को क्रमबद्ध किया जाता है। अंत में प्रथम क्रम अवधि वाली परियोजना स्वीकृत कर ली जाती है। क्रम प्रदान करना या रैंक प्रदान करने से संबंधित उदाहरण ये आपके सामने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 5 स्वतंत्र विनियोग प्रस्तावों से संबंधित वित्तीय समंकों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। प्रपोजल ए बी सी, ये पूंजी प्रोजेक्ट्स हैं। ए बी सी डी ई इनिशियल आउटले मतलब प्रारंभिक विनियोग जो मूल लागत कह सकते हैं वो है क्रमशः ए की 60,000, बी की 88,000, सी की 2,150, डी की 20,000 और ई की 4,25,000। एनुअल कैश इनफ्लो 18,000, 15,000, 1,000, 3,000 और 1,50,000। लाइफ इन ईयर्स 15, 22 क्रमशः 15, 22, 3, 10 और 20 है। अदायगी अवधि विधि से इन प्रस्तावों को क्रमबद्ध कीजिए। रैंक दीज प्रपोजल्स अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड। देखिए रैंकिंग अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड में प्रपोजल ए बी सी डी ई है। इनिशियल आउटले जैसा कि दिया हुआ है क्रमशः 60,000, 88,000, 2,150, 20,000 और 4,25,000। एनुअल कैश इनफ्लो ये इसमें सिर्फ एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है। इट मीन्स इस कैश इनफ्लो का मीनिंग जो निकाला जाएगा वो ये होगा कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, और यही इस पे बैक पीरियड मेथड के कैलकुलेशन के पर्पस से काम में लिया जाएगा। इसलिए ये जो फिगर्स अमाउंट के दिए गए हैं ये अमाउंट के फिगर ही यहाँ पर इस सवाल के कैलकुलेशन में यूज किए जाएंगे। तो ये एनुअल कैश इनफ्लो फॉर द वेरियस प्रपोजल्स हैं क्रमशः 18,000, 15,000, 1,000, 3,000 और 1,50,000। पे बैक पीरियड ये 3.33 ईयर्स, बी प्रपोजल के लिए 5.87 ईयर्स, सी के लिए 2.15 ईयर्स, डी प्रपोजल के लिए 6.67 ईयर्स एंड ई के लिए 2.83 ईयर्स। अब यहाँ पर रैंक प्रदान करना है तो जिसकी सबसे कम पे बैक पीरियड अवधि है सी की उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा एंड देन आफ्टर ई उसको सेकंड, ए को थर्ड, बी को फोर्थ एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो रैंक दिया जाएगा डी को वो 5th रैंक दिया जाएगा। और इस प्रकार से सबसे पहले यदि ए की पूंजी परियोजना को चयन करना है तो अकॉर्डिंग टू रैंकिंग द प्रपोजल सी शुड बी एक्सेप्टेड। इसके बाद हम बात करते हैं अदायगी अवधि के लाभ। सरल यह विधि, इसकी गणना करना बहुत ही सरल है। यह प्रति छोटी संस्थाओं जिनके पास सीमित श्रम शक्ति है और जो अन्य जटिल प्रविधियों के उपयोग की योग्यता नहीं रखती हैं उनके द्वारा अपनाई जा सकती है। इंग्लैंड एवं अमेरिका में विदेशी विनियोगों की लाभदायकता के मूल्यांकन में इस विधि को बहुतायत से अपनाया जाता है। कम लागत है, रोकड़ कम वाली संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अप्रचलन का भय, ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी प्रगति बड़ी तेज़ी से होती है वहाँ मशीनों के अप्रचलन का भय दिख रहता है। अतः वहाँ उन्हीं परियोजनाओं को चुना जाता है और चुना जाना चाहिए जिनकी अदायगी अवधि कम से कम हो। नेक्स्ट, जोखिम में कमी। अदायगी अवधि विधि जोखिम में भी व्यवहार करती है। कम अदायगी अवधि वाली परियोजना अधिक अवधि वाली परियोजना की तुलना में कम जोखिमपूर्ण होती है। इस तरह कम अदायगी अवधि से
परियोजना की जोखिम कम की जा सकती है। इसके साथ ही अदायगी अवधि की सीमाएं, परियोजना की लाभदायकता की उपेक्षा। इसमें परियोजना की मूल लागत की रिकवरी तक तो ध्यान दिया जाता है कि जितना जल्दी हो जाए उसको स्वीकार कर लिया जाए, परंतु उसके बाद जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अदायगी अवधि के बाद वाले रोकड़ अंतर्वाहों की उपेक्षा की जाती है। रोकड़ अंतर्वाहों के आकार एवं समय की उपेक्षा की जाती है, समय तत्व की। रोकड़ अंतरालों के वर्तमान मूल्य की भी इसमें उपेक्षा की जाती है। साथ ही पूंजी लागत की उपेक्षा। अधिकतम स्वीकार्य अवधि की गणना कठिन है। आज हम इसमें इतना ही लेते हैं, बाकी नेक्स्ट इसी क्रम में अगले व्याख्यान में लेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।